नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। 64 पन्नों का बीजेपी का यह मैनिफेस्टो आज रिलीज हो गया। इस मैनिफेस्टो में देश की तस्वीर और तकदीर बदलने के तमाम दावे किए गए हैं। भ्रष्टाचार मिटाने से लेकर बेरोजगारी और महंगाई खत्म करने के दावे भी इस मैनिफेस्टो में हैं। लेकिन यह सब कब और कैसे होगा, इसका पता कम से कम इस मैनिफेस्टो से तो बिल्कुल नहीं चलता। मैनिफेस्टो रिलीज होने के मौके पर नरेंद्र मोदी ने देश को विकास के रास्ते पर ले जाने का वादा तो दोहराया ही, लेकिन सबसे अहम बात यह कही कि मैं बद इरादे से कोई काम नहीं करूंगा। इसका मैं विश्वास दिलाता हूं। बद इरादा यानी बदनीयती। तो सवाल यह उठता है कि मैनिफेस्टो रिलीज के मौके पर मोदी ने बदनीयती से काम नहीं करने की बात क्यों कही, वो भी तब जब अमित शाह पर हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की कोशिशों के गंभीर आरोप लग रहे हैं। बीते 3 दिनों से मोदी के सबसे खास सिपहसालार और पार्टी के महासचिव अमित शाह अपमान का बदला लेने वाले अपने बयानों की वजह से विवादों और मुश्किलों में फंसे हैं। उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। चुनाव आयोग से आज ही उन्हें नोटिस भी मिल चुका है। तो क्या यह माना जाए कि मोदी अमित शाह के बयानों से हुए बवाल के बाद मुसलमानों को कुछ सियासी संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं? तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि नरेंद्र मोदी ने क्यों कहा कि मैं बद इरादे से नहीं करूंगा कोई काम। इस पर चर्चा करेंगे, मेहमानों से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए मोदी ने क्या कहा और क्या हो सकता है उसका मतलब। देश की जनता के सामने कहना चाहता हूं, व्यक्ति के रूप में मुझे जो दायित्व देश की जनता देगी उसको पूरा करने में, परिश्रम करने में मैं कभी भी कमी नहीं रखूंगा। दूसरा, मैं देश के सामने कहना चाहता हूं, मैं अपने लिए कभी कुछ नहीं करूंगा। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मैं बदिरादे से कभी भी कोई काम नहीं करूंगा। मैनिफेस्टो जारी करने के रस्मी मौके पर मोदी मीडिया से मुखातिब हुए तो देश के सामने बारी बारी से 3 संकल्प लिए। चुनावी बिसात पर खड़े देश के सामने नरेंद्र मोदी ने शपथ के जरिए अपना इरादा जाहिर किया तो तीसरे संकल्प ने उन्हीं के इरादों पर सवाल खड़े कर दिए कि आखिर मोदी को ये बयान देने की जरूरत क्यों पड़ गई। बीजेपी का मैनिफेस्टो सुन रहे देश के सामने क्यों मोदी को ये बताना पड़ गया कि उनके इरादे नेक है और किसी के लिए उनके दिल में कोई बदनीयती नहीं है। मोदी किस बयान की व्याख्या करें उससे पहले जरा एक बार फिर से मोदी का ये बयान सुनिए। मैं बदिरादे से कभी भी कोई काम नहीं करूंगा, ये विश्वास देता हूं। ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं कि मोदी का ये बयान अनायास नहीं आया। इसकी एक कड़ी साहेब मोदी के सबसे बड़े सियासी सिपहसालार अमित शाह से सीधे जुड़ती है। वही अमित शाह जो चंद रोज पहले यूपी की राजनीति में आग बांटते घूम रहे थे। जरा सुनिए मोदी के लेफ्टिनेंट का वो बयान जिसने यूपी की चुनावी बिसात में जलजला पैदा कर दी, जिसके बाद विपक्ष से लेकर चुनाव आयोग तक ने त्योरियां चढ़ा ली। अमित शाह के नाम पहले एफआईआर और अब नोटिस भी तामील कर दिया गया है। जिन्होंने हमारे समाज के लोगों की हत्या की, युवकों को मौत के घाट उतार दिया, उन लोगों के साथ बैठकर कभी हमारा सम्मान बढ़ सकता है क्या? तो सवाल ये है कि दिल्ली के सिंहासन की तरफ कदम दर कदम आगे बढ़ रहे मोदी ने अपने बयान से अल्पसंख्यकों के दिल में बड़ी आशंकाओं को मिटाने की कोशिश की है। क्या मोदी यूपी के अल्पसंख्यकों को अपने बयान से भरोसे की संजीवनी देने की कोशिश कर रहे हैं? ये तसल्ली दे रहे हैं कि दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने से पहले बदले की भावना को नर्मदा की धारा में तिलांजलि देकर दिल्ली आएंगे? अगर ऐसा है तो सवाल ये भी उठता है कि फिर अमित शाह ने यूपी में घूम घूम कर जहर के बीज क्यों बोए? ऐसा तो कतई मुमकिन नहीं कि अमित शाह चुनावी मंच से बदले लेने का दम भरे और इसके पीछे नरेंद्र मोदी की सहमति न हो। तो क्या मोदी मंदिर और विकास की एक नई सियासी खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रहे हैं? इमरान मसूद पर केस रजिस्टर होता है, गिरफ्तार हो जाते हैं, और अमित शाह पर 2-2 बार एफआईआर दर्ज होती है लेकिन गिरफ्तार नहीं होते। वो नारे क्या देते हैं वो है विकास, काम जो करते हैं वो है आपकी सांप्रदायिकता को बढ़ावा देकर। अपनी सभा में अमित शाह बदले की बात करते हैं तो मोदी दरिया दिली दिखाते हैं। इस दोधारी राजनीति के बीच ही मोदी ने मैनिफेस्टो सुना दिया है। मुसलमानों से अपील कर डाली है कि इरादों में खोट मत देखो, मुझे देखो, क्योंकि मैं ही भारत का बेहतर कल बनाऊंगा। लेकिन क्या उनका ये बयान हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और का चुनावी तजुर्बा तो नहीं है? ये फैसला 10 अप्रैल से शुरू हो रहे यूपी के मतदान में ही साफ हो पाएगा। अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज 24।
तो सवाल यही कि बीजेपी के मैनिफेस्टो रिलीज के मौके पर नरेंद्र मोदी ने क्यों कहा कि मैं बद इरादे से कोई काम नहीं करूंगा, ये विश्वास दिलाता हूं। नरेंद्र मोदी ने यह तब कहा जब अमित शाह, जो नरेंद्र मोदी के सबसे खास माने जाते हैं, महासचिव हैं, यूपी के प्रभारी हैं, उन्होंने क्या कहा आपने हमारी स्टोरी में भी सुना। लेकिन आपको एक बार फिर से बता दें, अमित शाह ने जो कहा यूपी में 2 बार अलग अलग जगहों पर, जिसमें उन्होंने कहा जिन्होंने हमारे समाज का अपमान किया, जिन्होंने हमारे समाज के लोगों की हत्या की, युवकों को मौत के घाट उतार दिया, उन लोगों के साथ बैठकर हमारा कभी सम्मान बढ़ सकता है क्या? अमित शाह ये कहते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। नरेंद्र मोदी कहते हैं बदनीयती से मैं कोई काम नहीं करूंगा। क्या कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी? क्या इशारा है नरेंद्र मोदी का? इसी को समझने की कोशिश करेंगे और साथ में मैनिफेस्टो से जुड़ी हुई कुछ और बातों पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं अलग अलग पार्टियों के मेहमान, समाजवादी पार्टी के नेता अशोक वाजपेयी लखनऊ से, कैप्टन अभिमन्यु बीजेपी नेता, सुधींद्र भदौरिया बीएसपी नेता, मीम अफजल कांग्रेस के प्रवक्ता। सबसे पहला सवाल कैप्टन अभिमन्यु, नरेंद्र मोदी ने आज कहा मैनिफेस्टो रिलीज के मौके पर एक तरह से 3 कस्में खाई नरेंद्र मोदी ने, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे जो जनता दायित्व देगी मैं पूरा करूंगा। अच्छी बात है, अच्छी कसम है। दूसरा कि मैं विश्वास दिलाता हूं कि अपने लिए कुछ नहीं करूंगा, यह भी बहुत अच्छी बात है। तीसरी शपथ, तीसरी कसम कि मैं बद इरादे से कोई काम नहीं करूंगा, यह भरोसा दिलाता हूं। कैप्टन अभिमन्यु, आप ही से समझना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी अगर ये कह रहे हैं तो बद इरादे से उनका मतलब क्या है और किसको एड्रेस कर रहे हैं? जी आज भारत के लोकतंत्र के महापर्व के चुनाव के पहले चरण का मतदान है और भारतीय जनता पार्टी, जिसको पूरा मीडिया और आप सब लोगों के सर्वेक्षण इस बात की तरफ स्पष्ट संकेत कर रहे हैं कि आने वाली सरकार बनाने जा रही है और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी उस सरकार के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। देखिए, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे और मैं टोकूंगा तो आप लोग कहते हैं मैं बीच में टोकता हूं। आने वाली सदी का अजीत जी, अगर आप धैर्य रखेंगे जी, अगर आप धैर्य रखेंगे आपको पूरा जवाब मिलेगा जी। आने वाली सदी का पूरा जो ब्लूप्रिंट है भारत को महाशक्ति बनाने का, उसको रखते हुए जो प्रधानमंत्री पद की जो शपथ होती है, जो देश के संविधान में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो शपथ होती है, उस शपथ के अंदर एक संकल्प होता है कि मैं किसी भी प्रकार की इलविल से कोई काम नहीं करूंगा। वह एक विश्वास, जो आत्मविश्वास उनका है कि वो देश की जनता के सामने आज वो संकल्प दोहरा रहे हैं। और जो इलविल है, आप अलग अलग चीजों को जोड़ करके देख रहे हैं। जो बद इरादा जो बात कर रहे हैं आप, जो वो मूल रूप से उन लोगों के प्रति है जिन लोगों ने पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी का एक तरफा प्रताड़ना करने का काम किया। स्वतंत्र भारत के इतिहास में अगर कोई व्यक्ति सर्वाधिक कैप्टन अभिमन्यु प्रताड़ना का शिकार हुए, सही है कैप्टन अभिमन्यु, नरेंद्र मोदी हैं। कैप्टन अभिमन्यु, मैं अजीत जी, जिनको मौत का सौदागर कहा गया, जिनको जनरल डायर कहा गया, जिनको हत्यारा कहा गया, जिनको हिटलर कहा गया, जिनको गुंडा कहा गया, और आज तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने ड्रैकुला तक कह दिया। कैप्टन अभिमन्यु, ऐसे लोगों को इतना बड़ा हृदय रखते हुए, माफी देते हुए कि हम कोई इलविल नहीं रखेंगे। कैप्टन अभिमन्यु, ड्रैकुला कहा गया, उस पर हम कांग्रेस से भी पूछेंगे। कैप्टन अभिमन्यु, कैप्टन अभिमन्यु, लेकिन आपने अभी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। अगर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार ये कहते हैं कि मैं बद इरादे से कोई काम नहीं करूंगा, जाहिर है कहीं न कहीं किसी संप्रदाय विशेष की तरफ आपका इशारा है, क्योंकि मुस्लिमों को आप पर भरोसा नहीं है। और खास तौर से बीते 3 दिनों में जिस ढंग से अमित शाह के बयान अलग अलग जगहों पर शामली और बिजनौर में सामने आए हैं। कैप्टन अभिमन्यु, 12 साल की प्रताड़ना का सवाल है। कैप्टन अभिमन्यु, अमित शाह का जो बयान था शामली और बिजनौर में, जिसमें वो कहते हैं कि जिन्होंने हमारे समाज के लोगों की हत्या की, उनके साथ बैठकर हमारा सम्मान बढ़ सकता है क्या? इसमें कौन किसको प्रताड़ित कर रहा है? आप सीधे प्रवोक कर रहे हैं एक समुदाय विशेष को जाकर वहां। अजीत जी, मैं स्वयं पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी होने के नाते माननीय अमित शाह जी के साथ में उन सभाओं में उपस्थित था। अगर पूरी की पूरी सीडी आप देख लेंगे और दिखा देंगे, और जो आने वाले कुछ दिनों के अंदर स्वयं इलेक्शन कमीशन ने पूरी की पूरी सीडी देखी है। कैप्टन अभिमन्यु, इलेक्शन कमीशन ने पूरी सीडी देखने के बाद उनको नोटिस भेजा है। लेकिन चलिए कैप्टन साहब, सब चीजें साफ हो जाएंगी। कैप्टन साहब, हमने पूरा पता चल जाएगा, पूरा बयान सुना है कैप्टन साहब, पूरा बयान सुना है कैप्टन साहब। चलिए जरा हम दूसरे लोगों से भी जरा एक बार समझते हैं। मीम अफजल साहब,
मीम अफजल साहब, आप कैसे देखते हैं? उन्होंने कहा है, चलिए इसका इस्तेकबाल किया जाना चाहिए। अगर नरेंद्र मोदी जिसके लिए भी एड्रेस करते हैं, अगर कहते हैं मैं बद इरादे से कोई काम नहीं करूंगा, तो अच्छी बात है। फिर आज अचानक अभिषेक मनु सिंह भी ये क्यों कह देते, ड्रैकुला से क्यों तुलना करते हैं बीजेपी की? उन्होंने अच्छी बात कही, सकारात्मक बात है, जैसा कि कह भी रहे हैं कैप्टन अभिमन्यु। मीम अफजल, ये कोई अच्छी बात नहीं है। इससे एक बात तो साबित होती है कि अब तक वो बदनीयती से काम करते रहे हैं और उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उनको वो महसूस करते हैं, तभी उन्होंने ये जुमला बोला। जब आदमी अपनी गलती को महसूस करता है तो उसको दूर करने के लिए ही इस तरह की बात करता है। ये उनका कबूले जुर्म है कि उन्होंने गलतियां की हैं और आगे वो बदनीयती से कोई काम नहीं करना चाहते। लेकिन उनके जो करीबी लेफ्टिनेंट हैं, जिनके अभी आपने कुछ इरशादात जो हैं यहाँ पर सुनाए और बताया, उससे अपने आप ये बात क्लियर हो जाती है कि उनकी करनी और कथनी में बहुत फर्क है। दूसरी बात ये मैं आपको बता दूं, कांग्रेस का मैनिफेस्टो सबके लिए है और देश को जोड़ने वाला है। इनका मैनिफेस्टो जो है वो सबके लिए नहीं है। मैनिफेस्टो पे मीम अफजल साहब मैं बात करूंगा, मैनिफेस्टो पर थोड़ी देर में बात करूंगा। मीम अफजल, मीम अफजल मैनिफेस्टो पे मैं बात करूंगा प्रोग्राम के अगले हिस्से में। मैं यही कहना चाहता हूं जी कि ये जो आपने सवाल उठाया, बड़ा अच्छा सवाल उठाया है और आपने असल में जड़ पे वार किया है और ये बताने की कोशिश की है कि नरेंद्र मोदी के दिल में कहीं ना कहीं इस बात का दर्द है कि उनसे गलतियां होती रही हैं। कैप्टन अभिमन्यु आपको जवाब देंगे, करे इकबाले जुर्म है, दूसरे शब्दों में कहे अगर मोदी कहते हैं मैं बदनीयती से, बद इरादे से कोई काम नहीं करूंगा। कैप्टन अभिमन्यु, उसके बाद सुदीन भदौरिया और अशोक वाजपेयी के पास जाऊंगा। कैप्टन साहब, देखिए, मीम अफजल साहब को या अन्य किसी को भी किसी भी वाक्य की विवेचना करने का स्वतंत्रता है और अधिकार है, उनके अधिकार का मैं सम्मान करता हूं। लेकिन इधर की बात को उधर जोड़ करके अगर वो विवेचना करेंगे तो पहले की तरह से गलतियां करते रहेंगे और मुगालते में रहेंगे। वास्तविकता ये है कि नरेंद्र मोदी जी ने आज उन सभी लोगों को जिन्होंने पिछले 12 वर्षों में लगातार उनको गालियां नहीं 12 वर्षों का सवाल अभी नहीं है कैप्टन साहब। कोशिश की है कैप्टन साहब, न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर नहीं कैप्टन साहब, निर्णय देने के बाद भी ये लोग गाली देने से आज भी नहीं चूक रहे हैं। कैप्टन साहब अब विषय को भटका रहे। कैप्टन साहब, संयम का, अगर अमित शाह संयम का कैप्टन साहब ये कहा, कैप्टन साहब अमित शाह अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाते हैं एक तरह से प्राइवेट टूर पर और उसके बाद इस तरह के बयान देते हैं जिसमें कहते हैं यूपी में विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह चुनाव सम्मान का चुनाव है, अपमान के बदले का चुनाव है। और उससे पहले संजीव बलियान जो आपकी पार्टी के प्रतिनिधि हैं मुजफ्फरनगर से, दंगों के वो भी आरोपी हैं, वो भी कहते सड़क बिजली तो होता रहेगा, मैं विकास की बात आज नहीं करता हूं, मैं स्वाभिमान की बात करता हूं। तो आप तो एक तरह से सीधे सीधे कह रहे हैं सड़क बिजली पानी ये सब अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी स्वाभिमान और बदला इंपॉर्टेंट है। अगर आप समय देंगे अजीत जी तो मैं आपको थोड़े अंश बताना चाहूंगा, क्योंकि स्वयं अमित शाह जी के साथ में वहां पर उपस्थित था और अमित जी ने बड़ी स्पष्टता से कहा था कि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता को 5 वर्षों के बाद एक बार मौका मिलता है। ये तीर तमंचे तोप और तलवार से आज सरकारें नहीं बदली जाती। वो उन्होंने बाद में कहा। पास केवल एक कैप्टन अभिमन्यु 2 बयान है, मैं आपको कैप्टन अभिमन्यु बता दूं। एक बयान है 3 तारीख का जो शामली में है, वो सपना सुना है, जो बिजनौर में बिजनौर वाले हुआ है, वो भी आप जानते हो। कैप्टन अभिमन्यु मार दिया, तो फौजी हो। ये जो देश का अपमान हुआ है, देश के अपमान का बदला है। फौजी है, आप जानते हैं कितना जुल्म किसके ऊपर हुआ है। जो किसान वहां 50,000 लोग कैंपों में कौन थे? किसान तकरीर कर रहे थे, सब लोग समझ, एक आदमी भी किसी कैंप में नहीं था। कैंपों में थे जरा 50,000 लोग जब कैंपों में थे, 50,000 लोग जब कैंपों में थे, राहुल गांधी जी उनके आरोप लगा रहे थे बताइए वो ISI के एजेंट बन रहे हैं। लेकिन हम मुद्दे पर वापस लौटते हैं। लोग जब कैंपों में थे तो राहुल गांधी जी उन पर आरोप लगा रहे थे कि ये तमाम लोग ISI के संपर्क में आ रहे हैं, तो जाके ISI के एजेंट बनते जा रहे हैं। अरे हुजूर, तो आप छिड़कने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही थी। और वहां जाकर कैप्टन अभिमन्यु वहीं जाकर अमित शाह मुस्लिम इलाकों में चले जाते हैं और यही बात कहते हैं, माहौल को सुलगाने की कोशिश कर रहे हैं। जरा सुदीन भदौरिया के पास चलते हैं। जाटों में जाके तकरीर क्यों कर रहे थे? चलिए के खिलाफ लड़ाई झूठे मुकदमे दर्ज किए। साहब हम आपने कांग्रेस भी बन लिए, 6,000 लोगों पर बात करेंगे। मीम अफजल साहब, शाही इमाम की क्यों जरूरत पड़ती है आपको चुनाव के समय? मीम अफजल साहब आएंगे, सुदीन भदौरिया 6,000 लोगों पर झूठे मुकदमे। चलिए सुदीन भदौरिया,
नरेंद्र मोदी ने आज मैनिफेस्टो रिलीज के मौके पर कहा कि बदनीयती से मैं कोई काम नहीं करूंगा, जिसको अपने ढंग से परिभाषित कर रहे हमारे बीजेपी के कैप्टन अभिमन्यु सुदीन भदौरिया और उसके पहले तमाम बीजेपी के उम्मीदवारों के और अमित शाह के बयान। सुदीन भदौरिया पहले गोयबल्स का भाषण तो बंद हो जाए। जी आप बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी को तो सबसे बड़ा सर्टिफिकेट अटल जी ने ही दिया था। कुछ रोज पहले आप ही के चैनल में हम देख रहे थे कि अटल जी और नरेंद्र मोदी को बगल में बैठा के कह रहे थे कि इन्होंने आप जानते हैं राजधर्म नहीं निभाया। जो शासक होता है उसके लिए सभी लोग समान होते हैं और जो अच्छा निभाया। आप अधूरी बात कह रहे हैं, अर्ध सत्य कह रहे हैं इतने वरिष्ठ नेता होने के बाद। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा कह रहे हैं आप। देखिए आपको मैंने नहीं बोला, बीच में टोका। अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर आप भी नहीं बोल पाएंगे। चलिए थोड़ा वर्तमान में आइए। राजधानी पर हम सैकड़ों घंटे बहस कर चुके। सुदीन भदौरिया वर्तमान में आइए। जो अमित शाह ने कहा, जो संजीव बलियान ने कहा, जो मोदी ने कहा, सम्मान वर्तमान में। सुदीन जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं। आज इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को, इनकी बदनीयती स्पष्ट हो गई। इस बात से स्पष्ट हो गई जब लिखित घोषणा पत्र तो आज जारी किया, अलिखित घोषणा पत्र वसुंधरा राजे ने और अमित शाह ने, उन्हें एक ने राजस्थान में, एक ने उत्तर प्रदेश में पहले ही जारी कर दिया। कहा हम कटवा देंगे, हम खत्म करवा देंगे। ये किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और इससे पहले वरुण गांधी ने इसी उत्तर प्रदेश की धरती में क्या क्या भाषण दिए, क्या उत्तर प्रदेश और देश के लोगों ने देखा नहीं है। ये मात्र ट्रेलर है। अगर ये शपथ जो ले रहे हैं, इस बात की ले रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो हम आने वाले दिनों के अंदर इस देश को इतना लहूलुहान कर देंगे, हम ये लोग इतना लहूलुहान कर देंगे, ये देश को जब तक आग की लपटों में नहीं देखेंगे तब तक इनको चैन नहीं होगा। तभी इनका गुरु गोलवालकर का सपना पूरा होगा, जिसके बारे में बाबा साहब ने हमेशा विरोध किया। वही चीज आज ये करना चाहते हैं। लेकिन जो अमित शाह ने कहा उसमें यह भी कहा, हाथी जब आपके मोहल्ले में आए तो पूछिएगा भाई हाथी हमारे सम्मान का क्या। साथ में ये बता दें आपको सुदीन भदौरिया, जब आप ये कहते हैं राजनीतिक हालात पर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कादिर राणा आपकी पार्टी के वहां उम्मीदवार है। कादिर राणा का भी अतीत वैसा ही है जैसे वहां संगीत सोम, बलियान, हुकुम सिंह और भारतेंदु का है। इसलिए वहां कहीं न कहीं पोलराइज करने में आप सब पार्टियां साथ। एक बार उसका भी उत्तर सुन लीजिए जी, उसका भी उत्तर सुन लीजिए जी। जब आपने कादिर राणा साहब का प्रश्न उठाया, उस दिन फ्राइडे की जुमे की प्रेयर मीटिंग के अंदर कांग्रेस के लोग भी थे, समाजवादी पार्टी के लोग भी थे, सारे मिले हुए थे और कई हजार लोग थे। बिल्कुल अगर सब अलग जाना, यही तो करें। जहां दंगों की जमीन तैयार हो रही थी वहां सब बोलने के लिए पहुंच रहे थे। वो पार्टियों में एकजुटता थी और पूरा देश कभी गलत नहीं मानेगा। और नहीं बिल्कुल नहीं, अच्छा है, इनकी सच्चाई पता लगेगी। सभी लोग गए थे। चलिए गए थे सभी लोग। अशोक वाजपेयी तो पता चल चुकी है। समाजवादी पार्टी के नेता अशोक वाजपेयी जिस ढंग से कहा है नरेंद्र मोदी ने कि बदनीयती से कोई काम नहीं करूंगा, अगर इसको सकारात्मक ढंग से देखें तो अमित शाह ने जो कुछ कहा, 2 दिन अलग अलग ढंग से बयान दिया, अपमान का बदला की बात की। एक और इनके जो उम्मीदवार हैं संजीव बलियान ने भी कहा कि स्वाभिमान का मुद्दा जरूरी है, सड़क बिजली तो मिलती रहेगी और पानी और बाकी चीजें बाद में, पहले स्वाभिमान। लेकिन अगर मोदी कहते हैं तो समाजवादी पार्टी इसको किस तरह से देखती है? चलिए एक अच्छी बात है, एक सकारात्मक शुरुआत है। देखिए जिस तरह से उन्होंने कहा कि बदनीयती से कोई काम नहीं करूंगा, इसका मतलब मुझे कहीं न कहीं विचारों में कोई संदेह रहा है और उनको अपनी नीयत के ऊपर संदेह रहा है कि देश की जनता उनकी बात पर भरोसा नहीं करती और शायद इसीलिए उनको ये सफाई देनी पड़ी। और जहाँ तक हमारे कैप्टन साहब कह रहे थे कि जो संविधान की शपथ लेने की बात, जब वो प्रधानमंत्री बनेंगे तब तो वो शपथ एक कंपलसरी है, आवश्यकता है कि जिसमें शपथ लेनी पड़ती है कि बिना राग द्वेष के हम काम करेंगे। लेकिन आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पूरे समाज में एक विद्वेष का वातावरण बनाने का काम किया है, जिस तरह का आचरण और जिस तरह के भाषण हो रहे हैं धमकी भरे,
मैं समझता हूं लोकतंत्र में ऐसी भाषा का कहीं कोई स्थान नहीं है और इस बात की मर्यादा को रखने की आवश्यकता है। अशोक वाजपेयी फिर मुलायम सिंह भी वही काम कर रहे हैं। मिलकर मुलायम सिंह अपने शब्दों में जब कहते हैं खून के रंगे हाथ, और आजमगढ़ में रैली जब मुलायम सिंह करते हैं वहां भाषा अलग होती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग होती है, तो आप सब लोग वही कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम के आधार पर ध्रुवीकरण। अमित शाह ने उसको अपने ढंग से सुलझाया। आप देखिए उसको, अजीत जी, जिसको जरा समझिए कि मुलायम सिंह जी ने कभी इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं किया है। उन्होंने हमेशा कानून के राज को स्थापित करने के लिए हमेशा संविधान का मतलब वही होता है, क्योंकि आप कभी भी इस तरह की भाषा का प्रयोग उन्होंने नहीं किया है। चलिए हम एक बार उर्मिलेश से समझते हैं, मुलायम सिंह की राजनीति हम समझ रहे हैं। उर्मिलेश, पहले हम सिर्फ इसको एक एनालाइज करना चाहेंगे। बहुत अच्छी बात अपने ढंग से उन्होंने कही, जो बीजेपी के प्रवक्ता उन्होंने कहा जो शपथ वहां लेते हैं प्रधानमंत्री बनने के बाद, वो शपथ आज ही उन्होंने ले ली है। संविधान ये मैनिफेस्टो को सामने रखकर उन्होंने शपथ आज ली। तो नहीं, वाकई मैं जब घोषणा पत्र पर नेताओं के भाषण सुन रहा था तो माननीय नरेंद्र मोदी जी जब बोलने को खड़े हुए तो एहसास ऐसे ही हुआ एक भारत के नागरिक के तौर पे मुझे भी कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम कोई भी काम बदनीयत से नहीं करेंगे। तो कहीं न कहीं कोई आपके दिमाग में है क्या, क्योंकि पंडित नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री ने या और भी नेताओं ने, वाजपेयी ने कभी ये तो नहीं कहा होगा देशवासियों से कि भाई हम कोई काम बदनीयत से नहीं करेंगे, हमारे दिमाग में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप समझ रहे हैं। तो कहीं न कहीं विरोधाभास, कहीं न कहीं असमंजस, कहीं न कहीं गिल्ट कॉन्शियस है आपके अंदर जो बार बार आपके वाक्यों से निकलता है। और दूसरी बात, जो अभी मैं कैप्टन अभिमन्यु साहब का बहुत आदर करता हूं, लेकिन पार्टी प्रतिबद्धता के हिसाब से उनको अपनी बात कहनी थी इसलिए वो बोल रहे हैं। लेकिन आप देखिए मुजफ्फरनगर के दंगे का कॉन्टेक्स्ट देखिए। 2 दशक पहले गोरख पांडे बड़े मशहूर कवि थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली, वो नहीं है इस दुनिया में आज, लेकिन उन्होंने मुजफ्फरनगर के दंगे के तत्काल बाद होने वाले चुनाव को नहीं देखा, विजुलाइज नहीं किया होगा, लेकिन उस वक्त उन्होंने एक कविता लिखी और वो कविता की एक लाइन में पढ़ दूं तो शायद सब कुछ समझ में आ जाएगा। दंगा बहुत बड़ा था, खूब हुई थी खून की बारिश, इस बार अच्छी होगी फसल चुनाव की। मुझे लगता है कि चुनाव की फसल जो ये लोग काट रहे हैं, आप दंगे के जितने अभियुक्त हैं सबको किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से टिकट मिला हुआ है। क्या ये शर्मनाक नहीं है आजादी के 66-70 साल बाद कि आपकी पार्टी देश में बड़े गवर्नेंस की बात कर रही है, सुशासन की बात कर रही है, और दंगे के जितने अभियुक्त हैं अभी उनका निष्पादन केसेस का नहीं हुआ है, आप उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाकर संसद में भेजना चाहते हैं। ये इससे ज्यादा अशोभनीय दुनिया की जितनी खूबसूरत डेमोक्रेसीज हैं, अगर इस तरह के संगीन आरोप होते हैं तो लोग आमतौर पे उनको रोकते हैं। लेकिन ये क्या है, उससे जुड़ा हुआ ये भी है कि न सिर्फ आप उनको टिकट देते हैं जिसको अभी वो अपने ढंग से वो डिफेंड करेंगे कैप्टन अभिमन्यु, साथ में जाकर अमित शाह अगर ये कहते इसको किसी भी परिप्रेक्ष्य में रफू करके भटकाने की कोशिश करो। बहुत दिलचस्प है कि बीजेपी ने ओबामा से तुलना कर दी इसको कि ओबामा ने भी ऐसा कहा था कि बैलेट वोटिंग रिवेंज। आप परिवार के जो बच्चे मारे गए उनके प्रति संवेदना होना स्वाभाविक है। उनके पिता को आप उन इलाकों में घुमा रहे हैं जहां वो एक खास कम्युनिटी को पोलराइज कर सकें। ये क्या है, ये सवाल नहीं समझ पाता। ये सवाल कैसे डिफेंड किया जा सकता है? कैप्टन अभिमन्यु, जो अगले फेज में चुनाव होना है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जिस ढंग से 25-26 सीटें हैं जहां मुस्लिम डोमिनेटेड है, और अभी 10 तारीख को भी बहुत सारी सीटों पर चुनाव होना है, तो ये साफ साफ जो उर्मिलेश कर रहे हैं और हम सब भी जो समझ रहे हैं, क्लेमैन भी समझ रहा है कि आप लोग यही चाहते हैं कि वहां एक इस तरह से हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण हो। लेकिन सवाल ये उठता है उसके बीच मोदी का ये बयान क्या कहता है, और ये मोदी ये कहते हैं तो क्या माना जाए कि अमित शाह ने जो जख्म दिए क्या उस पर मरहम है 30 सेकंड टिप्पणी? क्योंकि ये दोनों अलग कैसे हो सकते हैं? माना ये जाता है कि अमित शाह मतलब मोदी, मोदी मतलब अमित शाह, अमित शाह बिना मोदी के ना कुछ कर सकते हैं ना कह सकते हैं। देखिए, मैंने जितने चुनाव अब तक देखे हैं 2-3 बार लगातार मैंने कवर किया है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रभाव वाले क्षेत्र हैं, और मैंने हर बार देखा है कि कोई न कोई अमित शाह पैदा होता है। छत्तीसगढ़ के चुनाव में एक बार मैंने देखा जशपुर इलाके में, वहां पर क्रिश्चियंस के खिलाफ अटैक हुआ था, वहां पर अमित शाह पैदा हुए थे। यहां आज देख रहे हैं आप मुजफ्फरनगर में, इसके पहले गुजरात में देख चुके हैं लोगों को। मैंने हजारीबाग में देखा है, एक पांडे जी पैदा हुए थे जो भारत की संसद में बाद में आए। मैं इन सभी लोगों को एक राजनेता के तौर पे आदर करता हूं, लेकिन इनकी सामाजिकता देखिए। आप जब भाषा का इस्तेमाल करते हैं,
सेकुलरिज्म का बुर्का ओढ़ लेते हैं। ये क्या शब्द है? चलिए, कैसी शब्दावली है? हमें मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं आपकी पूरी राजनीति में सांप्रदायिकता इस कदर सवार है कि आप उससे मुक्त नहीं हो पाते। कैप्टन अभिमन्यु 30 सेकंड, उसके बाद ब्रेक पे जाना होगा। मीम अफजल, उसके बाद आपके पास आऊंगा। सुदीन भदौरिया। कैप्टन अभिमन्यु। अजीत जी 5 मिनट के सवाल का उत्तर 30 सेकंड में नहीं हो सकता है। हमें भी बहुत कुछ कहना है। उर्मिलेश जी से मैं पूछना चाहूंगा कि कोई व्यक्ति अगर उसके ऊपर झूठा मुकदमा लगा दिया जाए, क्या केवल वो अभियुक्त है तो इसके लिए वो चुनाव नहीं लड़ सकता है? और बाद में न्यायालय अगर उसको पाक साफ साबित कर देगा तब आप क्या कहेंगे? दूसरा, आपने कोई टिप्पणी नहीं की है कि आजम खान ये कहते हैं कि भारत माता डायन है। आपने कोई टिप्पणी नहीं की है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर बहन बेटियों की उनकी इज्जत सुरक्षित नहीं है, पुलिस नहीं आती है। लेकिन आजम खान की बहस गुम हो जाए तो आईजी सवाल उठा सकते हैं। कैप्टन अभिमन्यु, आजम खान पर हमने बहुत घंटे बहस किए। आजम पर सवाल उठा सकते हैं, सुरक्षा पर सवाल उठा सकते हैं। कैप्टन अभिमन्यु, सुरक्षा पर असुरक्षा पर सवाल उठा सकते हैं। लेकिन अगर ये कहते अपमान का बदला लेंगे कैप्टन अभिमन्यु, केवल भारतीय जनता पार्टी में सांप्रदायिकता दिखाई कैप्टन अभिमन्यु, मैं कहीं ना कहीं माफी। कांग्रेस की सांप्रदायिकता 1984 की, उसके खिलाफ भी पत्रकारों ने आवाज बुलंद की है, मीडिया ने आवाज बुलंद की है, और 84 के दंगे के अभियुक्तों के खिलाफ भी इसी पुरजोर ढंग से हमारे मीडिया में आवाज आई है। बीजेपी ने आज 64 पन्नों का यह मैनिफेस्टो जारी किया है। तमाम दावे, वादे, भविष्य का सपना दिखाया है बीजेपी ने। बहुत सारी बातें हैं इस मैनिफेस्टो के, कुछ पहलू पर भी बात करेंगे। लेकिन इस मैनिफेस्टो रिलीज के मौके पर मोदी ने कहा, बद इरादे से मैं कोई काम नहीं करूंगा, और साथ में 2 कस्में और खाई मोदी ने। उसका क्या मतलब है, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। स्टूडियो में उर्मिलेश हैं, कैप्टन अभिमन्यु हैं, सुदीन भदौरिया हैं, मीम अफजल हैं। आ रहा हूं कैप्टन अभिमन्यु। उससे पहले मीम अफजल साहब, सांप्रदायिकता फैलाने में, सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण करने में और हिंदू मुस्लिम को बांटने में इस चुनावी मौसम में आपकी पार्टी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। वरना अमित शाह ने आमने सामने में न्यूज 24 के इंटरव्यू में कहा है कि पल्लू फैलाकर हम शाही इमाम के पास वोट मांगने नहीं गए थे। साफ साफ सोनिया गांधी पर हमला है, सोनिया गांधी की तरफ इशारा है। क्यों जरूरत पड़ी और क्यों नहीं इमरान मसूद का टिकट काटकर आपने कोई मिसाल कायम की? आज वही इमरान मसूद वहां वोट मांग रहे हैं। आपने पल्ला झाड़ लिया कि 6 महीने पहले का बयान है। मतलब 6 महीने अगर किसी ने पहले कत्ल किया और आज आपकी पार्टी में आया तो पुराना गुनाह माफ, और साथ में शाही इमाम के पहलू में जाना। देखिए अजीत साहब, हम शाही इमाम साहब के पहलू में नहीं गए। शाही इमाम साहब खुद मिलने के लिए आए, उन्होंने अपने मसाइल रखे। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं कई दिन से आपका चैनल देख रहा हूं। आप बराए करम हिंदू कम्युनलिज्म को मुस्लिम कम्युनलिज्म से इक्वेट करने की कोशिश ना करें। नहीं, मैं इक्वेट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। कम्युनलिज्म चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, जो होता है कम्युनलिज्म बात सुनिए आप मेरी। जब आप इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं तो बात सुनिए पूरी मेरी। आप बोलिए। देखिए, माइनॉरिटी कम्युनलिज्म जो होता है इल्जाम का सबूत इमरान मसूद का वो बयान है सर। लेकिन अगर मेजॉरिटी कम्युनल हो जाए, आपने ये सवाल तो उठाया कि आपके चैनल पर जम्मू कश्मीर में कौन हुआ? उन्होंने कह दिया कि मैं तो इमाम साहब की पल्लू फैला कर नहीं गया। लेकिन रामदेव के सामने कौन पल्लू फैला रहा है आज? क्या आप इंतजार कर रहे हैं? बाबा रामदेव के सामने पल्लू कौन फैला रहा है? मीम अफजल साहब, आज अगर अभिषेक मनु सिंघवी ने एक बात कही है जिसमें ड्रैकुला से तुलना की है, क्या आई वुड लाइक टू से दैट बीजेपी टॉकिंग ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर इज लाइक ड्रैकुला टॉकिंग एज ए हेड ऑफ ब्लड बैंक। तो आपको ये लगता है कि इस तरह का बयान देना, ड्रैकुला और ड्रैकुला से बीजेपी या मोदी जिसकी भी आप तुलना करना चाह रहे हैं, अभिषेक मनु सिंघवी का कहना, इसका क्या मतलब है मीम अफजल? देखिए, किसी के बयान पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। किसी के वो सड़क पर कहना चाहता हूं नहीं है, वो किसी के नहीं है सर। आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, मुसलमानों के अंदर किसी के कहकर कैसे मोदी जी की जो मोदी जी की जो इमेज है वो वही है जो बताई गई है। नहीं, मतलब ये जो ड्रैकुला से तुलना की अभिषेक मनु सिंघवी देश में सर्वाधिक लोकप्रिय हैं, देश के सर्वाधिक लोकप्रिय जननेता हैं। ऐसी इमेज उनकी है तो उसे मैं तो दुरुस्त नहीं कर सकता मीम अफजल। लेकिन मेरा मानना है कि देश की जनता के विवेक पर प्रश्न लगा रहे हैं, अपने विवेक को सुधारिए। मीम अफजल, वो कितने भी यहाँ पर बयान दे लें,
नहीं, मैं प्रश्न नहीं लगा रहा हूँ। नहीं मीम अफजल, इसका मतलब आप कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी के बयान को, इसका मतलब आप इंडोर्स कर रहे हैं मीम अफजल। अगर अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि बीजेपी टॉकिंग ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर इज लाइक ड्रैकुला टॉकिंग एज ए हेड ऑफ ब्लड बैंक, मतलब आप कह रहे हैं बीजेपी अगर अल्पसंख्यक मुद्दों की बात कर रही है तो लगता है ड्रैकुला ब्लड बैंक को हेड कर रही है। पहाड़ तोड़ दिया है। अरे अजीत अंजुम साहब, हाँ, आप जो कह रहे हैं कि माइनॉरिटी के बारे में कुछ कहा है, उर्दू जबान को तरक्की देंगे, उर्दू जबान मुसलमानों की जबान है, उर्दू जबान इस देश के हिंदू और मुसलमानों सबकी जबान है। नहीं मैं ये सवाल पूछा हूँ मीम अफजल कि इस तरह के बयान अगर देते हैं, मदरसा मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं, तरक्की होगी, मदरसा मॉडर्नाइजेशन सबको लाभ हमने शुरू होगा। किया मध्य प्रदेश जब में, देश के किलों में पानी आएगा, हिंदू मुसलमान सब मीम अफजल, लेकिन सलमान खुर्शीद अगर चुनावी मौसम में अगर चुनाव से पहले 2 दिन बाद या 3 दिन बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर ड्रैकुला से तुलना करते हैं, उनकी भी मंशा संदिग्ध है। कौन सी माइनॉरिटी की ये बात कर रहे हैं? मीम अफजल, आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे। चलिए कैप्टन साहब, आता हूं आपके पास। मीम अफजल, आपकी टिप्पणी लेने से पहले मैंने आपके सवाल का जवाब दिया। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि माइनॉरिटी कम्युनलिज्म को मेजॉरिटी कम्युनलिज्म के सामने इक्वेट करने की कोशिश मत कीजिए। मैं एक ही चीज इसका जवाब दूंगा कि सांप्रदायिकता चाहे अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो, सांप्रदायिकता कमीशन ने लिखी है, मीम अफजल जनाब का ये तुगलकी फरमान है। के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। कोई देश में वंदे मातरम ना गाए, संसद से बहिष्कार कर दे, आप उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करेंगे। हैदराबाद के अंदर कोई ओवैसी भड़काऊ भाषण नहीं है, आप उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। सुदीन भदौरिया, जी सुदीन भदौरिया आपके पास करने देंगे। उम्मीदवार है कश्मीर के अंदर तो वो है, कश्मीर में नहीं जाना चाह रहा हूँ, ये उस पर टिप्पणी नहीं करने देंगे। हवाई जहाज से और हेलीकॉप्टर से रोजाना तुगलकी फरमान जारी करते हैं। चलिए सुदीन भदौरिया, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, बहुत स्पष्ट है और हम लोगों ने इनका अतीत देखा है, इतिहास भी देखा, और इसी के संदर्भ में आप अमित शाह को देखिए, नरेंद्र मोदी को देखिए। ये बहस कोई नई नहीं है। गुरु गोलवालकर का हिंदू राष्ट्र और बाबा साहब ने उस समय भी कहा था हमको एक प्रबुद्ध भारत चाहिए, जो इसीलिए वो जो प्रबुद्ध भारत, ये बाबा साहब के भी खिलाफ थे, ये बाबा साहब के भी खिलाफ थे, उनके प्रबुद्ध भारत के भी खिलाफ थे। इसी तरह से सभी बहन मायावती जी ने कहा कि हम हर हालत में अतीत में जाएंगे तो वो याद दिला देते हैं, हम हर हालत में मोदी को आने से रोकेंगे। लेकिन एक बात बताइए, प्रबुद्ध भारत बनाम हिंदू राष्ट्र, प्रबुद्ध भारत बनाम हिंदू राष्ट्र की ये इनकी लड़ाई है। हमारा प्रबुद्ध भारत समता मूलक समाज का होगा, इनका हिंदू राष्ट्र जिसमें समता मूलक नहीं होगा, दलित, पिछड़े, महिलाएं, ये फिर से हमको मध्ययुगीन भारत में ले जाना चाहेंगे और देश को एक तरह से इस तरह की जंजीरों में जकड़ देंगे जिस समाज को बढ़ेंगे इस संविधान के जरिए बाबा साहब ने। और राम राज्य से ज्यादा व्यवस्था कहीं पर नहीं हुई। भाई सुरेंद्र भदौरिया, आप कह रहे हैं कि मोदी साहब को रोकने के लिए हम कुछ भी करेंगे। एक पत्रकार के नाते मेरी ये जिज्ञासा है कि क्या वाराणसी जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, क्या वहां आप आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध कोई साझा प्रत्याशी देने की बात भी करने जा रहे हैं क्या? साझा प्रत्याशी अगर सारे विपक्ष की मर्जी है तो पिछली बार हम 17,000 वोट से चुनाव हारे थे, 26% हमको वोट से ऊपर वोट मिला था हमको। अगर ये लोग लेकिन जिनके कंधे पर रहकर वोट मिला था मुख्तार अंसारी, वो जेल में है, आपकी पार्टी में नहीं है। इन सभी पार्टियों के अरे कैंडिडेट बहन मायावती जी के लिए वहां के उत्तर प्रदेश के लोग उत्तर प्रदेश में और देश के लोग देश में कैंडिडेट को कम, बहन जी को वोट देते हैं। सुनील भदौरिया जरा वापस लौटते हैं मोदी पर, वापस लौटते हैं। आज मैनिफेस्टो जो रिलीज हुआ है कैप्टन अभिमन्यु, नरेंद्र मोदी ने बिहार में नवादा में पिंक रेवोल्यूशन की बात की, अचानक मीट एक्सपोर्ट की बात की, गौ कशी की बात की और तमाम बातें की जो 3 दिनों तक चर्चा और सुर्खियों में रहा। आज ये मैनिफेस्टो में जो आपने लिखा है उसमें एक लाइन सिर्फ पशु रक्षा, गाय और गौवंश पर है और आखिरी में 63 नंबर पन्ने में आपको लिखना चाहिए था कि आप पिंक रेवोल्यूशन अगर आप नाम देते हैं उसके खिलाफ है, मीट का एक्सपोर्ट बंद कर देंगे। आप चुनावी रैलियों में कुछ और कहते हैं।
क्योंकि इशारा कहीं और है, मैनिफेस्टो में कुछ और लिखते हैं कैप्टन अभिमन्यु। करना क्या चाहते हैं आप? क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं वोटर को? अजीत जी, जो मैनिफेस्टो है वो एक ब्रॉड इंडिकेशन है और उसके अंदर जो कृषि की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कितने ही ज्यादा योजनाएं हमने बनाई हैं और जो पशु है, पशुपालन जो है वो कृषि से जुड़ा हुआ है। नहीं आप मीट वो सब ठीक है, लेकिन आप पिंक रेवोल्यूशन के खिलाफ थे, तो ये बात आपके इसमें आना चाहिए मैनिफेस्टो में। अगर आपके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार पिंक रेवोल्यूशन की बात करते हैं, वो पशु अगर कट मीट एक्सपोर्ट की बात करते, हो जाएगा, गौ कृषि की बात करते, तो ये बात आनी चाहिए ना। हरित क्रांति होनी चाहिए, वो आज गुलाबी क्रांति बन गई है। लेकिन ये बात आप फिर भाषण दे रहे, इसमें क्यों नहीं है? पशु का इसमें क्यों नहीं है कैप्टन अभिमन्यु? जो बात आप कर रहे हैं इसमें एक लाइन में क्यों लिखा हुआ है? एक लाइन में क्यों है? इसमें कहीं नहीं, पता नहीं आपने पढ़ा है कि नहीं, इसमें क्यों नहीं है? मीम अफजल साहब, आपकी 30 सेकंड की टिप्पणी, चूंकि इस पर बहुत बात की गई बीजेपी की तरफ से, उसके बाद इसी पर कुछ और मुद्दे तो बनाया है। मीम अफजल, देखिए, मैंने आपको बताया था पहले भी शायद एक बहस में कि जब एनडीए की सरकार थी तो मीट का एक्सपोर्ट डबल हो गया था, और मैंने ये सवाल उठाया था कि भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रवक्ता हैं उन सबसे मैंने कहा, क्या आप ये ऐलान करने के तैयार हैं कि जब उनकी सरकार आएगी तो देश में एक्सपोर्ट बंद कर दिया जाएगा? मैनिफेस्टो के अंदर आ गया गौ रक्षा की जाएगी, और वो करना चाहिए जी। मैं भी 100% 100% गौ रक्षा के हक में हूं, और मैं समझता हूं कि अगर इस देश के अंदर किसी भी मजहब के मानने वाले किसी एक पक्षी को अपनी मां का दर्जा देते हैं, तो मैं समझता हूं बहैसियत एक मुसलमान मुझे उनको मां का दर्जा ही देना चाहिए। मुझे इस बात से परहेज करना चाहिए कि उसको कोई नुकसान पहुंचे। जी जहां तक अब मैं रोक रहा हूं, चलिए इस पर बात होगी, चूंकि वक्त कम है। तकरीरें कुछ और करते हैं, मैनिफेस्टो इनका कुछ और होता है। बस और मैं एक बात और बता दूं, वक्त कम है। एक बात कही है जिस पर अभी तक किसी जगह पर बहस नहीं हुई है। ये 100 नए शहर बनाने की बात कर रहे हैं, 100 नए शहर बनाने की बात कर रहे हैं। इनसे पूछिए कि गांव में वोट नहीं मिलता, अब ये शहर बनाएंगे पूरे देश को, गांव को उजाड़ेंगे क्या? जो उपजाऊ जमीनें उनके ऊपर पूरे शहर बना देंगे? अफजल साहब, उसी सवाल में मैं जरा जोड़ता हूं, वक्त कम है, चूंकि 30 सेकंड सबसे लेना होगा। एक मिनट अफजल साहब, कैप्टन अभिमन्यु कहां बनाएंगे? एक मिनट अफजल साहब, कितने गांव उजाड़ करके शहर बनाना चाहते हैं? कैप्टन साहब, एक बात और, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई, 3 मुद्दे हैं जिस पर आपने पिछले 2 साल 3 साल से यूपीओ को घेरा है। भ्रष्टाचार पे पेज नंबर 11 पर, महंगाई पर पेज नंबर 10 पर, और रोजगार पर पेज नंबर 11 पर 3-3 लाइन लिखी हुई है। सर, ये कल्पनाओं के अलावा इसमें कुछ नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, कोई प्लान नहीं है, कोई टाइमलाइन नहीं है। इसको पढ़कर 20 बार मैं पढ़ूं तब भी नहीं समझ पाऊंगा कि भ्रष्टाचार, महंगाई और वो कैसे दूर करेंगे, बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे। क्या करते हैं जी अजीत जी, आप भी कमाल करते हैं। मैनिफेस्टो एक संकल्प पत्र होता है कि हमारे शासन की दिशा क्या होगी, हमारे शासन का संकल्प क्या होगा, उसके अंदर हम ये लिखने लगेंगे कि उसको कैसे किया जाएगा। नहीं, तो इसमें भ्रष्टाचार दूर करने में लिखा जन जागरूकता, ब्रॉड इंडिकेशन होता है, जन जागरूकता, प्रौद्योगिक आधारित गवर्नेंस, जन जागरूकता को 2 साल से हमारी पार्टी इस बात में है कि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो को लेकर के कम से कम चर्चा और बहस तो होती है। कांग्रेस का तो ये माना जाता है अन्य दलों का कि मैनिफेस्टो एक कागज का टुकड़ा है जो रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है सरकार बनने के बाद। ये कांग्रेस के लोग ने कहा था कि 100 दिन के अंदर महंगाई खत्म कर देंगे, 100 दिन के अंदर हम रुपए की कीमत तो उनकी आलोचना हुई ना, नहीं खत्म कर पाए, हो सकता है खुद खत्म हो जाए 2014 में, उसका खामियाजा उन्हें मिलेगा। लेकिन अभी तो कुछ कहते 30 सेकंड। देखिए इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मीम अफजल साहब जो कह रहे थे कि 100 शहर बनाने की बात, देखिए 100 शहर बने, अच्छी बात है, भारत को अर्बनाइजेशन चाहिए, लेकिन इस पूरे मैनिफेस्टो में सिर्फ 5 लाइनें हैं पूरे भारत के ग्रामीण क्षेत्र के बारे में। आप अगर ठीक से आप पढ़िए तो अंग्रेजी डॉक्यूमेंट जो मैंने पढ़ा है 5 लाइनें हैं, उसमें कहीं ये स्ट्रेटेजी नहीं है, स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट की कोई बात नहीं है कि गांवों में स्वास्थ्य को लेकर, पानी पीने पेयजल को लेकर, एजुकेशन जो दोहरी शिक्षा प्रणाली पंडित नेहरू के जमाने से उसको लेकर लागू है, उसको लेकर, इसके अलावा किसी रूरल डेवलपमेंट के खास मैकेनिज्म के बारे में जो कांग्रेस रिजीम के से बिल्कुल अलग क्या होगा, कार्य योजना भी नहीं है। क्या है कार्य योजना? आप कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये कैसे एक भारत कैसे होगा? आप तो इंडिया पर जोर दे रहे हैं,
आपका जोर भारत पर नहीं दिखता है। उर्मिला जी रोकना पड़ेगा जरा। समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं अशोक वाजपेयी, उनके पास नहीं जा पाए। अशोक वाजपेयी, मोदी ने आज मैनिफेस्टो भी रिलीज किया है। मैनिफेस्टो में आखिरी पन्नों में एक एक लाइन उन्होंने लिख दिया, राम मंदिर बनाएंगे, धारा 370 और संविधान के दायरे में अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए संभावनाओं को तलाशा जाएगा, कॉमन सिविल कोड भी है। तो वो बातें जो खाना पूर्ति है वहां है। लेकिन तो ठीक है, आप लोग कहते हैं राम मंदिर और इसको लेकर आप लोग घेरते हैं, तो इन्होंने राम मंदिर को बैक बर्नर पर रखकर एक एक लाइन लिख दिया है, तो इसकी तारीफ भी होनी चाहिए अशोक वाजपेयी। नहीं, तारीफ क्या होनी चाहिए। हमेशा इन्होंने जो बातें कही थी, राम मंदिर की हो, चाहे कॉमन सिविल कोड की हो, चाहे धारा 370, और आज भी अपने घोषणा पत्र में अभी तक कहते थे विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन इन्होंने देखा कि इस देश में सांप्रदायिकता को भड़का करके ही ये चुनाव में कोई आगे बढ़ा जा सकता है, तो वो सारी चीजें इन्होंने अपने घोषणा पत्र में जारी करने का काम किया। लेकिन दुर्भाग्य है, जो राष्ट्रीय ज्वलंत समस्याएं थी उनका जिक्र बहुत सतही ढंग से हुआ है। ग्रामीण जो कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है उसको कैसे सुदृढ़ करेंगे, कृषकों की आय कैसे बढ़ेगी, इसका कोई जिक्र नहीं। हमारी आंतरिक सुरक्षा जैसे गंभीर सवाल पर कोई गंभीरता से इसमें कुछ भी नहीं कहा गया। नक्सलवाद इस देश की इतनी बड़ी विकराल समस्या है, उसके लिए वो कोई रणनीति नहीं, कैसे उससे निपटा जाएगा। हमारे पड़ोसी देशों से रिश्ते कैसे सुधरेंगे, हमारी जो जिस तरीके से हमारी मुद्रास्फीति हुई है, महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, इनके ऊपर भी इनका घोषणा पत्र बहुत ही मौन और बहुत सतही ढंग से ऐसे ज्वलंत सवालों को छूने का काम किया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जिस तरीके से बीजेपी के नेता बोतल में रखने का काम हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र वही है जो पुराना रटा रटाया रहा है। उसके अलावा इसमें कोई न कोई दिशा है, न कोई सोच है, न कोई इमेजिनेशन है, और ये बिल्कुल ही लोगों को गुमराह करने वाला। अशोक वाजपेयी आप सही कह रहे हैं कुछ बातें, हालांकि बीजेपी के नेता अभी नहीं होते तो उनसे सवाल पूछता। सुदीन भदौरिया, चूंकि वक्त कम है, हम मैनिफेस्टो से निकलते हैं, इसलिए मैनिफेस्टो पर जवाब देने के लिए बीजेपी के नेता नहीं है। लेकिन 10 तारीख को वेस्टर्न यूपी के कई इलाकों में चुनाव होने, और वो खास इलाके हैं जहां वेस्टर्न यूपी के, जहां पोलराइजेशन के लिए तमाम मशक्कत अमित शाह कर रहे हैं। आपकी पार्टी के भी कुछ नेता कर रहे होंगे, क्योंकि कादिर राणा उसके प्रतीक है। समाजवादी पार्टी के राज में तो दंगे हुए ही, 125 दंगे हुए, मोदी उसको 200 कह रहे हैं। और उसके बाद उन दंगों का डर, अफवाह, अमित शाह का दौरा और उसके बाद ये चुनाव, तो हम क्या देखने जा रहे हैं? देखिए, पहले भी आपको मालूम है, बहन मायावती जी स्पष्ट कह चुकी हैं कि मुजफ्फरनगर का दंगा एक फिक्स मैच का नतीजा था। विश्व हिंदू परिषद और मुलायम सिंह जी की लखनऊ की मीटिंग और उसके नतीजे के तौर पर मुजफ्फरनगर था। पर आज का संदर्भ चुनाव घोषणा पत्र है, और इस चुनाव घोषणा पत्र में इन्होंने चुनाव जब शुरू भी नहीं हुआ था तब अमित शाह ने जाके कहा था फैजाबाद में कि राम मंदिर हम यहीं बनाएंगे। अब ये कह रहे हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। ये आप लोग आपने एक वैकल्पिक नारा कर लिया, आप सभी नेताओं ने, गैर बीजेपी ने जो लगातार आप बोलते हैं, मरवा दिया। इन्होंने हजारों कार सेवकों को मरवा दिया, और यही चीज ये अब फिर से करने जा रहे हैं। चलिए, मैं आपको बतला दूं, अगर किसी धोखे में सुदीन भदौरिया, माफ करें बीच में रोक रहा हूं, वक्त की कमी है। सुदीन भदौरिया, मीम अफजल, अशोक वाजपेयी, उर्मिलेश, आप सभी मेहमानों को रोक रहा हूं, वक्त की कमी है। इस कार्यक्रम को यही खत्म करना पड़ेगा। साथ में ये कि नरेंद्र मोदी मैनिफेस्टो रिलीज के मौके पर अगर कहते हैं मैं बद इरादे से कोई काम नहीं करूंगा, तो जाहिर है उसके बारे में बीजेपी नेता कुछ भी कहें कि देश की 125 करोड़ आबादी को एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन दरअसल नरेंद्र मोदी का निशाना कहीं और है। कहीं निशाना वहां तो नहीं है जहां अमित शाह हमले करके लौटे हैं। इस कार्यक्रम को यही खत्म करते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी के इस बयान से बहुत बातें निकलती है जिस पर हमने बात की। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।